हम लोगों का एक स्वभाव है कि किसी भी चीज़ को राजनीतिक से जोड़ देना, सरकार के ऊपर ब्लेम कर देना। हम सरकार के विषय में ही बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना है कि आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था का अगर ये दुर्दशा हो गया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर कौन है इसके पीछे, कौन जिम्मेवार है इसका। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं संवाद। आज का संवाद है बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था। तो इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी लोगों से दो प्रश्न पूछने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि बिहार में आंगनवाड़ी से लेकर इंटर मतलब कि 12वीं तक जो कॉलेज हैं, उन सभी शिक्षण संस्थाओं को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या बिहार के बच्चों में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता में कमी आ जाएगी? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी शिक्षा के ऊपर निर्भर हो जाए तो क्या वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो। अब हम बात करेंगे, ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन हुआ, कोई भी हो गया। क्या बिहार के बच्चे सरकारी शिक्षा पे निर्भर होके 12वीं का एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेती है वो पास कर सकते हैं? 10वीं का एग्जाम पास कर सकते हैं? तो शायद आप सभी लोगों का भी यह जवाब होगा कि नहीं। अगर नहीं हो सकते हैं तो फिर सरकार जो इतने खर्च कर रही है वो क्यों कर रही है खर्च, किसके लिए कर रही है खर्च? क्या सरकारी खाका को पूरा करने के लिए? अब चलिए इसी से एक प्रश्न निकलता है कि अगर आज सभी सरकारी संस्थाओं को बंद कर दिया जाए तो गरीब जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तो क्या हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि अगर जितने भी गरीब बच्चे हैं, माता पिता उन्हें कोई संस्था में, प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ा सकते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, कोचिंग ट्यूशन नहीं दिलवा सकते हैं, तो उनका पढ़ाई कैसे होगा? वो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। उसका जवाब ये है कि वो अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोरोना में लॉकडाउन लगा, सभी संस्थाएं बंद हो गई, तो आपने बहुत जगह इसके लिए विरोध देखा होगा कि कोचिंग को खोल दिया जाए, प्राइवेट संस्थाओं को खोल दिया जाए। इसके लिए आपने बहुत जगह बच्चे का भी और विरोध प्रदर्शन भी देखे होंगे। लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करते थे। लेकिन क्या बिहार में एक भी बच्चे या टीचर इस बात के लिए विरोध किए कि सरकारी स्कूल को खोल दिया जाए? नहीं। ऐसा क्यों नहीं? यह प्रश्न है। हम लोगों का एक स्वभाव है कि किसी भी चीज को राजनीतिक से जोड़ देना, सरकार के ऊपर ब्लेम कर देना। हम सरकार के विषय में ही बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना है कि आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था का अगर ये दुर्दशा हो गया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर कौन है इसके पीछे, कौन जिम्मेवार है इसका। आखिर कहां से, हम इसके लिए ये भी जानना मुझे बहुत जरूरी होगा कि आखिर कहां से पैसे। पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं था, शिक्षा बहुत अच्छा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था था। हम सभी सुनते हैं कि लोग कहते हैं, पुराने लोग जो हैं वो बोलते हैं कि ये आदमी
मैट्रिक पास है और उस जमाने का मैट्रिक पास है। भाई ऐसा क्यों बोलते हैं कि उस जमाने का मैट्रिक पास है? और ये बात सही है कि उस जमाने का जो आदमी मैट्रिक पास है, जो 8वां पास है, जो अभी के जो बैचलर के डिग्री लेके घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा जानकारी उनके पास है। आखिर क्या कारण है? आखिर शिक्षा व्यवस्था की इतनी दुर्दशा बिहार में क्यों हो गई? दुर्दशा तो लगभग पूरे भारत में है, लेकिन हम बिहार की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के बारे में हमें विशेष जानकारी है। जहाँ के बारे में हम नहीं जानते हैं ज़्यादा, वहाँ की चर्चा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए हम बिहार की चर्चा हम रखे हैं आप लोगों के बीच। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहाँ से आखिर शिक्षा व्यवस्था में कमी आ गई। इसमें कितना सरकार दोषी है, कितने हम लोग दोषी हैं। आखिर कहीं न कहीं तो इसमें बदलाव हुआ है, कहीं न कहीं से तो गड़बड़ी प्रारंभ हुआ जो आज इतना विकराल रूप ले लिया। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आज जितने भी कॉलेज हैं और हाई स्कूल हैं, उसमें एक किरानी जो उनके होते हैं, जो मुंशी क्लर्क, उनको छोड़ के उनको एक ऑफिस दे दिया जाए, एक रूम दे दिया जाए। जो भी कागजात का काम है उनके द्वारा करवाया जाए। मेरा पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रकार का जो अभी तक चल रहा है शिक्षा व्यवस्था, बच्चे हाजिरी भी लगा रहे हैं, बच्चे का हाजिरी भी लग रहा है, वो एग्जाम भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आएगा। सब चीज एक ऑफिस से हो जाएगा। तो आखिर जब सब चीज एक ऑफिस से हो जाता है तो फिर इतने लाखों रुपए का महीने एक प्रोफेसर को देने की क्या जरूरत? इतने रुपए जो कॉलेज में खर्चे होते हैं उसकी क्या जरूरत? हम ऐसा अनुमान करते हैं, हम इसका पूरा डाटा भी आप लोगों के बीच रखेंगे कि जितना सरकार एक बच्चे के ऊपर खर्च करती है, उतना रुपया अगर सरकार उस बच्चे को डायरेक्ट दे दिया जाए तो बहुत से बहुत हाई क्लास के प्राइवेट संस्थानों पर लेगा। इसका डाटा भी हम अगले एपिसोड में हम रखेंगे। पूरा एक बारीकी से हम इसका अध्ययन करेंगे कि आखिर सरकार एक बच्चे के ऊपर प्रति महीना कितना रुपया खर्च करती है और अच्छे से अच्छे प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ने के लिए बच्चे को कितने रुपए चाहिए एक महीना में। सरकार खर्च कर रही है, प्लस बच्चे भी खर्च कर रहे हैं। आखिर ये पैसा जो गलत जगह जा रहा है, ये तो नहीं जाना चाहिए था। आखिर क्यों जा रहा है, ये भी एक सवाल है। दूसरा, एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई लोग जो पहले पढ़ाते भी थे, उनका टीटी में रिजल्ट आ गया, वो अभी टीचर हैं वर्तमान में। तो वो पहले पढ़ाते थे, जब से वो टीचर हो गए हैं तब से वो पढ़ाना बंद कर दिए। आखिर कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है या हमारा सामाजिक लेवल इतना गिर गया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। चाहे जो कारण अनेक है, लेकिन हमें ढूंढना है कि कारण क्या है। किसी पर बिना उंगली उठाए, बिना ब्लेम किए हमें इसके तह तक जाने की जरूरत है। हम आगे चर्चा भी करेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए, आखिर कमियां कहाँ से आया। हम कई जो शिक्षा के जानकार हैं, जो बराबर उनका शिक्षा के ऊपर निगाह रहता है, हम उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे, उससे हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनसे भी हम संवाद करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये शिक्षा व्यवस्था में, विशेषकर बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में इतनी जो गिरावट आ गई, इतना जो बदलाव हो गया, जिसका कारण क्या है, उसको ठीक कैसे किया जाए। अभी तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो हमने अनुभव किया है, लेकिन हम और लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे, उनसे भी आपको हम दो शब्द सुनवाएंगे।
तो अंत में हम आपको वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें, और बने रहे हमारे साथ संवाद दीपक कुमार के साथ।